दुनिया के बहुत से देशों की अक्सर किसी न किसी बाहरी या अंदरूनी तकलीफों, मुसीबतों या परेशानियों से लड़ाई चल ही रही होती है और हर देश अपने हरीफ से जूझ रहा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसकी किसी दूसरे दुश्मन देश या किसी कुदरती आफत से नहीं बल्कि अपने देश के जानवरों और परिंदों से ही लड़ाइयाँ और जंगें हो चुकी है। दोस्तों, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया और इसी ऑस्ट्रेलिया ने गुजर चुकी पिछली 2 सदियों में बहुत से जानवरों और परिंदों के साथ बहुत सी जंगें और लड़ाइयाँ लड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की ये लड़ाइयाँ किन जानवरों और किन परिंदों के साथ हुई थी? क्या जानवरों की इस लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा? और आने वाले बरसों में किन जानवरों से ऑस्ट्रेलिया को खतरा है? ये सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हमारी इस दुनिया के दक्षिणी हिस्से में मौजूद ऑस्ट्रेलिया देश दरअसल दुनिया का सबसे छोटा खंड भी है। चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ ये खंड दुनिया का सबसे पुराना जमीनी इलाका समझा जाता है, जहां लोग बसते थे और इसका ज्यादातर जमीनी हिस्सा बंजर, रेगिस्तान, जंगली और सुनसान पड़ा रहता है। ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन 98% 98% आबादी इसकी सरहदों पर यानी समंदर किनारों के करीब ही रहती है और इसका बीच का हिस्सा रेन फॉरेस्ट और जंगलों से भरा हुआ है। यहाँ पर बाकी दुनिया की तरह कई सारे जानवरों की किस्में, पौधे और तरह तरह के परिंदे पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुछ कुछ जगहों पर तो ये जानवर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है कि यहाँ की सरकार को इन जानवरों के खिलाफ कई संजीदा कदम भी उठाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि कुछ जानवरों के साथ तो ऑस्ट्रेलियन फौज ने बकायदा हथियारों से लैस होकर जंगें और लड़ाइयाँ भी लड़ी है। आइए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछली 2 सदियों में आखिर किन जानवरों और किन परिंदों से जंगें और लड़ाइयाँ लड़ी है। नंबर 1, कुत्ते। दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बीच का हिस्सा जंगलों और बंजर जमीन से बना हुआ है, इसलिए इस हिस्से में हमेशा से जानवर बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। न सिर्फ जंगली जानवर बल्कि इस हिस्से में पालतू जानवर भी बड़ी तादाद में मौजूद है। एक अंदाजे के हिसाब से पेड़ों की तादाद यहाँ पर रहने वाले इंसानों से कहीं ज्यादा है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से ज्यादा पेड़ें पाई जाती है। इसके अलावा 19वीं सदी में यहाँ खरगोशों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि इनकी रोकथाम के लिए बहुत से कदम उठाने पड़ गए। यहाँ के दक्षिण पूर्वी हिस्से में 1880 में बकायदा लोहे की एक तार बनवाई गई, लेकिन 20वीं सदी में यहाँ के मुकामी लोगों को एक और मसले का सामना करना पड़ा। वो मसला ये कि डेंगू नाम के जंगली कुत्ते यहाँ पर रहने वाले लोगों की भेड़ बकरियों को चीर फाड़ डालते थे। एक रिपोर्ट कहती है कि लोहे की इस बाड़ के बनाए जाने से पहले सिर्फ एक ही स्टेशन में एक ही साल के अंदर 11,000 भेड़ें इन डेंगू कुत्तों का शिकार बनती थी। इसीलिए इन कुत्तों से पेड़ों के बचाव के लिए लोहे की इस बाड़ को और ज्यादा बढ़ाया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में इसकी लंबाई में बहुत इजाफा कर दिया गया और आज इस 6 फीट ऊंची लोहे की बाड़ की लंबाई तकरीबन 5600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये बाड़ दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर पूर्वी दरिया किनारे तक चली जाती है और ऑस्ट्रेलिया के 3 राज्यों पर फैली हुई है। इस लोहे की बाड़ की हिफाजत के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बकायदा एक सिक्योरिटी की टीम तैनात करके रखी है, लेकिन इसके बावजूद ऊंट और कंगारू जैसे बड़े जानवर इसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जगह जगह से इसे तोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से आज भी डेंगू नाम के ये जंगली कुत्ते इस टूटी फूटी बाड़ को पार करके सालाना सैकड़ों पेड़ों को अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, इस बाढ़ ने ऑस्ट्रेलिया में पालतू जानवरों और फार्म्स को जरूर नुकसान से बचाया है, लेकिन इसकी वजह से नेचुरल इकोसिस्टम को यानी पारिस्थितिकी तंत्र को जो नुकसान हुआ है, उसकी वजह से यहाँ के जियोलॉजिस्ट ने इस बाढ़ को खत्म करने की राय पेश की है। नंबर 2, इम्यूस वॉर। दोस्तों, पहले वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद ऑस्ट्रेलियन सरकार ने बहुत से साबिका फौजियों और बहुत से एक्सपर्ट्स को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुछ खाली पड़े इलाके सौंप दिए, उनके हवाले कर दिए। ये वो लोग थे जो वर्ल्ड वॉर में लड़कर आए थे। ऑस्ट्रेलिया ने इन फौजियों को ये इलाका इसलिए दिया था ताकि वो लोग इन जमीनों पर अनाज के बीज बोए, इस जमीन को सींचे और भेड़ बकरियां पालकर उनको यहाँ आबाद करे। साल 1926 में सरकार की तरफ से इनके इकदामात और कामों को सराहा गया और ज्यादा अनाज उगाने के लिए इनको सपोर्ट किया गया। लेकिन अगले कुछ वर्षों में ही ये फौजी और किसान सरकार की तरफ से दिए गए ऑर्डर
यानी ज्यादा अनाज उगाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि किसानों के उगाए हुए अनाज को एम्यूस नाम के जानवर तबाह बर्बाद कर देते थे। सैकड़ों की तादाद में एम्यूस परिंदे इन तैयार खड़ी फसलों पर टूट पड़ते थे। ये एम्यूस असल में शतुरमुर्ग की तरह दिखने वाला एक परिंदा है, जो शतुरमुर्ग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा समझा जाता है। ये परिंदे ज्यादातर उड़ तो नहीं सकते, लेकिन जमीन की फसलों को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरुआत में ये एम्यूस परिंदे लगभग 100 की तादाद में ही मौजूद थे, लेकिन साल 1932 तक इन परिंदों की तादाद में अचानक बहुत बढ़ोतरी हो गई और ये लगभग 20,000 से ज्यादा तक पहुंच चुके थे। एम्यूस ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े इलाके तक फैल गए थे और इनके सामने अनाज की जो भी फसलें आती थी, ये सबको चट करके हजम कर देते थे। साल 1932 के आखिरी महीनों में ऑस्ट्रेलिया की फसलों के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि लाचार ऑस्ट्रेलियन सरकार की तरफ से एम्यूस परिंदों के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन का बंदोबस्त किया गया, जिसे एम्यूस वॉर कहा जाता है। एम्यूस के खिलाफ इस लड़ाई या जंग की बाकायदा शुरुआत 2 नवंबर 1932 में हुई थी और इस मिशन के लिए 3 बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स को चुना गया। इस मिशन को पूरा करने के लिए सोल्जर्स को एक गाड़ी, 2 मशीन गन्स और बुलेट्स यानी गोलियों के तकरीबन 10,000 राउंड्स दिए गए। एम्यूस के खिलाफ 2 नवंबर को शुरू होने वाले इस लड़ाई में पहले दिन 50 के अंदर से कुछ ही परिंदों का शिकार हो पाया। फिर अगला मुआरका 2 दिन बाद तय किया गया, लेकिन इसमें हजारों एम्यूस के झुंड में से भी सिर्फ 1 दर्जन ही शिकार हो पाए और मशीन गन खराब हो जाने की वजह से ये सोल्जर्स नाकाम वापस लौट आए। अगले कुछ दिनों में भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा और एक रिपोर्ट के हिसाब से अगले 6 दिन में इन सोल्जर्स ने 2500 राउंड्स इस्तेमाल करके सिर्फ 200 एम्यूस का ही शिकार किया। फिर यहाँ पर एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई और इस मिशन को कमांड करने वाले मेजर ने यह कबूल कर लिया कि हम ये जंग हार गए हैं। उनका कहना था कि ये एम्यूस इतने चालाक है कि दुनिया की किसी भी फौज का सामना कर सकते हैं। किसी पॉलिटिशियन ने तो कहा कि इस जंग में शामिल होने वाले सोल्जर्स को कोई मेडल भी मिलना चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया के फेडरल मिनिस्टर ने जवाब में कहा कि अगर मेडल देना जरूरी है तो वो मेडल एम्यूस को देना चाहिए, क्योंकि असल जंग तो उन्होंने जीती है। दोस्तों, इस शुरुआती नाकामी के बाद भी ऑस्ट्रेलियन सरकार ने हार नहीं मानी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कमांडर्स को ये कहा कि यहाँ के मुकामी किसानों को अगर हथियार थमा दिए जाए तब जाकर शायद इन परिंदों का वो खुद मुकाबला कर पाए। इसलिए 1934 में इस इलाके के किसानों को हथियार बांटे गए, जिनकी मदद से कुछ ही अरसे में बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले। लेकिन ये नतीजे एम्यूस के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, क्योंकि 10 दिसंबर 1934 तक तकरीबन 986 एम्यूस मार दिए गए थे। फिर एक रिपोर्ट के हिसाब से अगले 6 से 7 महीनों में ही 57,000 एम्यूस का शिकार किया गया। इसी तरह के कुछ और मुआरके 1943 और 1948 में भी किए गए, लेकिन एम्यूस से लड़ी जाने वाली ये जंग ऑस्ट्रेलिया कभी भी पूरी तरह नहीं जीत पाया और एक अंदाजे के मुताबिक आज भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन एम्यूस नामी परिंदों की तादाद 6 से 7 लाख के करीब मौजूद है। नंबर 3, मेंढकों के साथ लड़ाई। दोस्तों, अभी ऑस्ट्रेलिया एम्यूस नामी परिंदों के अजाब से निकल ही रहा था कि उसे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस मुसीबत का नाम था केन टोड मेंढक। दिलचस्प बात यह है कि ये नई मुसीबत ऑस्ट्रेलिया ने खुद ही अपने गले में डाली थी। हुआ कुछ यूं था कि 1935 में ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य क्वींसलैंड में केन बीटल नामी कीड़ों की एक किस्म गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचा रही थी। कुछ रिसर्च करने पर यह बात सामने आई कि केन टोड्स मेंढक इन्हीं कीड़ों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी इन मेंढकों से फसल बर्बाद करने वाले कीड़ों का खात्मा करना मुमकिन है। सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अमेरिका के राज्य हवाई से 102 केन टोड्स मेंढक मंगवाए और इनको अपने राज्य क्वींसलैंड के कुछ इलाकों में छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को यह अंदाजा हो गया कि ये एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि कैन बीटल नाम के कीड़े तो गन्ने के ऊपर वाले हिस्से को ही नुकसान पहुंचाते थे, जबकि मेंढक तो गन्नों की फसल की जड़ों तक ही पहुंच पाते थे। इसके अलावा एक और मसला ये भी था कि ये मेंढक बहुत ही जल्द बहुत ही ज्यादा तादाद में पनपते थे। एक अंदाजे के हिसाब से ये मेंढक कुल मिलाकर एक ही वक्त में 30 से 40 हजार अंडे दे सकते थे। इसलिए कुछ ही अरसे में इन मेंढकों की तादाद लाखों तक पहुंच गई और ये हजारों मील के इलाके में फैल गए। 2009 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 74 ईयर्स में 74 सालों में ये मेंढक क्वींसलैंड से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर फैल चुके थे।
एक अंदाजे के मुताबिक इन मेंढकों की तादाद इस वक्त 200 मिलियन तक हो चुकी है, यानी 20 करोड़, और ये सालाना 50 किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों, कीड़ों को खत्म करने के लिए लाए गए इन मेंढकों को खत्म करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि ऑस्ट्रेलिया अब तक 21 मिलियन 2 करोड़ 10 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी तकरीबन 2.5 अरब रुपये खर्च कर चुकी है सिर्फ इन मेंढकों का खात्मा करने के लिए। इन मेंढकों के लिए कई जहरीले स्प्रे भी बनवाए गए। इनको बर्फ और रेफ्रिजरेटर में रखकर खत्म करने की कोशिशें भी की गई। यहाँ तक कि कुछ जहरीली वैक्सीन भी बनवाई गई है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद इन मेंढकों की नस्ल को पनपने से नहीं रोका जा सकता। आज भी ये लाखों की तादाद में बढ़ते ही जा रहे हैं। नंबर 4, खरगोशों के साथ जंग। दोस्तों, इम्यूस और मेंढकों के अलावा पिछले 150 सालों से ऑस्ट्रेलिया की एक लड़ाई जंगली खरगोशों के साथ भी जारी है। दिलचस्प बात यह है कि मेंढकों की तरह ये खरगोश भी ऑस्ट्रेलिया के मुकामी यानी यहीं पर रहने वाले जानवर नहीं थे। तो फिर ये कहां से आए? दरअसल हुआ कुछ यूं कि 1859 में 1859 में कुछ ब्रिटिश लोगों ने शिकार करने के खातिर 13 खरगोश यहाँ पर मंगवाए और इन्हें विक्टोरिया स्टेट में छोड़ दिया। बदकिस्मती से वो ब्रिटिशर्स लोग सारे खरगोशों का शिकार नहीं कर पाए और इन खरगोशों ने अपनी नस्ल को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर हजारों की तादाद में ये खरगोश यहाँ पर पनपने लगे। यहाँ का मौसम और आबो हवा इन खरगोशों को रास आ गई और हरे भरे झाड़ियों वाले इलाकों की वजह से ये खरगोश विक्टोरिया स्टेट के साथ साथ साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक फैल गए। इनकी तादाद में हर रोज बढ़ोतरी होती गई और अगली चंद दिहाइयों में इनकी तादाद लाखों तक पहुंच गई। फसलों की तबाही और अनाज की कमी की वजह से 19वीं सदी में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने खरगोशों के इस खतरे से निपटने के लिए एक बाड़ बनवाई, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद 20वीं सदी में गवर्नमेंट ने इस खतरे से निपटने के लिए इन खरगोशों को बाकायदा शूट करने के या गोलियों से मार देने के ऑर्डर जारी कर दिए। इसके अलावा जगह जगह पर जहरीले खाने भी रखे गए, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ खास रिजल्ट सामने नहीं आया। इसलिए 1950 में इन खरगोशों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मैक्सोमा वायरस बनवाया गया। इस वायरस ने अपना काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही अरसे में 600 मिलियन खरगोशों में से सिर्फ 100 मिलियन खरगोश जिंदा बच पाए, यानी 60 करोड़ खरगोशों में से सिर्फ 10 करोड़ ही बाकी रह गए। 1990 की दिहाई तक ये वायरस अपना काम करता रहा, क्योंकि किसी भी जानवर में किसी भी वायरस से लड़ने का इम्यून सिस्टम तैयार होने में कई साल गुजर जाते हैं। लेकिन अभी पिछली कुछ दिहाइयों में इस वायरस का असर कम होता दिख रहा है और ये बाकी बचे 10 करोड़ खरगोश एक बार फिर बढ़कर 200 मिलियन या 20 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। यूं हम कह सकते हैं कि खरगोशों के सामने ये जंग भी ऑस्ट्रेलिया लगभग हार ही चुका है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक खरगोशों, इम्यूस, डेंगू कुत्ते और मेंढकों के अलावा ऑस्ट्रेलिया को जंगली चूहों से भी खतरा है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के इतिहास को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आने वाले बरसों में ऑस्ट्रेलिया को इन चूहों से भी एक जंग लड़ना पड़ेगी। इस खतरे को भांपते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अलग अलग किस्म के कदम उठाना भी शुरू कर दिए हैं। न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट ने तो इन चूहों को खत्म करने के केमिकल्स बनाने के लिए कई मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के फंड्स भी जारी किए हैं। तो दोस्तों, ये थे वो जानवर जिनसे ऑस्ट्रेलिया तंग आ चुका है। अपनी खुद की जिंदगी में आप किन जानवरों से तंग आ चुके हैं और किन जानवरों से लड़ भिड़ चुके हैं, ये कमेंट करिए। फिर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।